ये अभी बताया गया है कि यहां पर जो हमारे प्रोबेशनर्स मौजूद हैं उनमें भूटान, नेपाल और मालदीव के भी कुछ आईपीएस प्रोबेशनर्स यहां पर मौजूद हैं। मैं मानता हूं कि भारत के इस पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जब वो अपने देशों में जाएंगे तो वैसे तो तीनों देशों के साथ भारत के बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन इस मैत्रीपूर्ण संबंधों को और स्ट्रेंथन करने में इनके माध्यम से भी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पुलिस अकेडमी के बारे में सभी अच्छी तरह परिचित हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की इस नेशनल पुलिस अकेडमी में, और जो भी इस नेशनल पुलिस अकेडमी से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद निकलता है वह प्रोफेशनली साउंड होकर निकलता है, एक ऐसी धारणा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस अकेडमी से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जब आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए फील्ड में जाएंगे तो फिर अपने प्रोफेशनल एक्सेलेंस, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के जो उच्च मानक होते हैं उसको बनाए रखने के लिए पूरी तरह से आप प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन, आप लोग पुलिस सर्विस में, मैं कभी कभी विचार करता हूं पॉलिटिशियंस और पुलिस के संबंध में, तो मैं ये देखता हूं कि पॉलिटिशियंस और पुलिस दोनों एक ही पेडेस्टल पर शायद खड़े हैं। ऐसा इसलिए सोचता हूं कि चाहे पुलिस की एक्टिविटीज हो अथवा पॉलिटिशियंस की एक्टिविटीज, दोनों की एक्टिविटीज पब्लिक डोमेन में होती है और बराबर लोगों की नजर रहती है। उंगलियां भी यदि ज्यादा उठती हैं तो या तो पॉलिटिशियंस के ऊपर उठती हैं या तो पुलिस वालों पर उठती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सरसरी तौर पर जब मैं विचार करता हूं तो मैं देखता हूं कि पॉलिटिशियंस और पुलिस एक ही पेडेस्टल पर हमको दिखाई देते हैं। पॉलिटिक्स का जहां तक सवाल है, या मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आजादी हासिल होने के बाद पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस के प्रति एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। और ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यदि पैदा हुई है तो वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के कारण ही यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। पॉलिटिशियंस को भी मैं कहता हूं कि भारत की पॉलिटिक्स में जो यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है, इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हमें चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और यह क्राइसिस समाप्त होनी चाहिए। वैसे ही मैं पुलिस ऑफिसर्स के संबंध में भी कहता हूं, क्योंकि आपकी भी एक्टिविटीज पब्लिक डोमेन में होती है, तो बराबर हमें यह प्रयत्न करते रहना चाहिए, और केवल पुलिस ऑफिसर्स के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे ऑफिसर्स के लिए भी, कि हमारे प्रति जन सामान्य में, पब्लिक के अंदर किसी भी सूरत में विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं पैदा होनी चाहिए, और अपनी सर्विस लाइफ में इसे चैलेंज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। यह मैं मानकर चलता हूं। जहां तक पुलिस ऑफिसर्स का सवाल है, पुलिस ऑफिसर को तो सर्टेन लिमिट तक किसी को तुरंत चटपट पनिश करने का भी अधिकार है। अब पनिशमेंट यह नहीं है कि हम किसी की लाठी से पीटें अथवा आप शब्दों का प्रयोग करें, यही पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट के कई प्रकार होते हैं और पुलिस को करना पड़ता है, यह मजबूरी है। लेकिन हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि जो हम अपने इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं वह पूरी तरह से जुडिशियस होना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आप सब जो ट्रेनिंग यहां पर हासिल कर रहे हैं, यहां से जाने के बाद इस बात की पूरी सावधानी बरतेंगे, और जिस देश की सेवा करने के लिए आपने इस सेवा को स्वीकार किया है, इस सर्विस को स्वीकार किया है, इस सच्चाई को भी समझना चाहिए। यह देश
विविधताओं से, डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह हमारे भारत देश की विशेषता है। यूनिटी और डाइवर्सिटी की यदि मैं बात करता हूं तो केवल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात नहीं करता, मैं नेचुरल डाइवर्सिटी की बात नहीं करता, केवल कल्चरल डाइवर्सिटी की बात नहीं करता, मैं हर प्रकार की डाइवर्सिटी की बात करता हूं। आप यदि नेचर के हिसाब से देखें तो सियाचिन में चले जाइए, वहां पर -15, 20, 25, 30 डिग्री का टेम्परेचर। रेगिस्तान में चले जाइए, रेगिस्तान में माइनस में टेम्परेचर। आप चले जाइए मैदान पंजाब से लेकर वेस्ट बंगाल तक, बिल्कुल यह समतल जमीन है, घने जंगल हैं, घनी बस्तियां हैं, ज्योग्राफिकल इस प्रकार की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के किसी दूसरे देश में इस प्रकार की डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। भारत में यदि हम ट्रीज, वृक्षों के लिए हम मामले में देखें, कई प्रकार के सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला यदि कोई वृक्ष यदि किसी देश में मिलता है, वह पीपल तो केवल और केवल भारत में मिलता है, केवल भारत में मिलता है। तरह तरह के फ्लावर्स, फूल आप देखते होंगे दुनिया के दूसरे देशों में फ्लावर्स तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो खुशबू होनी चाहिए वो खुशबू नहीं होती। भारत में ऐसे बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स मिलेंगे जिनके अंदर खूबसूरती भी होगी और साथ ही साथ खुशबू भी होगी। इस प्रकार की डाइवर्सिटी केवल आपको भारत में ही देखने को मिलेगी। खान पान के मामले में, वेशभूषा के मामले में, बोलचाल के मामले में भी आपको डाइवर्सिटी भारत के अंदर मिलेगी। जहां तक रिलीजन के बेसिस पर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी रिलीजन्स हैं, यदि किसी देश में मिलते हैं तो वह केवल और केवल भारत में सारे के सारे रिलीजन के लोग मिलते हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी रिलीजन वो भारत के अंदर मिलते हैं। और भारत में चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, भारतवासी सभी धर्मावलंबियों के प्रति एक सम्मान का भाव रखते हैं। यह भारत की विशेषता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पारसी का जहां तक प्रश्न है, आज केवल और केवल दुनिया के किसी देश में सर्वाधिक यदि पारसी यदि मिलते हैं तो भारत में मिलते हैं। ईरान को किस तरीके से उन्हें छोड़ना पड़ा था यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सर्वाधिक सम्मान पारसी समुदाय को भी कहीं प्राप्त हुआ था दुनिया के देश में तो वह भारत में ही प्राप्त हुआ। यहूदी समुदाय का जहां तक प्रश्न है, आप सब जानते हैं सैकड़ों वर्षों तक दुनिया के दूसरे देशों में वो भटकते रहे, लेकिन इजराइल के एग्जिस्टेंस में आने के बाद वहीं के विद्वानों ने लिखा है कि हमारे साथ दुनिया का एक देश जहां पर किसी भी प्रकार का रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं हुआ, तो दुनिया का वह अकेला देश भारत है जहां पर हमारे साथ किसी भी प्रकार का रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा है, forget about persecution, we have never faced any sort of discrimination। यह भारत की विशेषता है। इस्लाम का जहां तक प्रश्न, इस्लामिक कंट्री दुनिया में बहुत है, लेकिन इस्लाम के जितने भी सेक्ट्स होते हैं, 72 सेक्ट्स माने जाते हैं इस्लाम के, जिनको फिरके कहते हैं उर्दू में। इस्लाम के 72 के 72 फिरके दुनिया में यदि कहीं मिलते हैं तो केवल और केवल भारत में मिलते हैं, दुनिया के किसी इस्लामिक देश में नहीं। और ओल्डेस्ट चर्च सेंट थॉमस चर्च लगभग 2000 वर्ष पहले यदि कहीं पर बना था तो हमारे केरल में बना। यानी रिलीजन के आधार पर भी हम देखें तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारा भारत एक है। इसीलिए कहा गया है कि हमारी कल्चर की, हमारे संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। और कई विद्वानों ने
ये कहा है भारत के बारे में, सच में भारत एक वंडर है। और एल थॉमस ने जो पुस्तक लिखी है, उन्होंने कहा कि ए वंडर दैट इज इंडिया, एक बुक ही उन्होंने इस पर लिख डाली है। और मैं यह मानता हूं कि इफ यू अंडरस्टैंड द वंडर ऑफ दिस कंट्री, देन यू आर हैविंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अहेड। और उस अपॉर्चुनिटी का आपको लाभ उठाना। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मैं यह भी सौभाग्य मानता हूं अपने देश का, जिसमें कि आपको सेवा करनी है, जिसमें आपको काम करना है। ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन वर्ल्ड में किसी कंट्री की है तो भारत की। और मैं मानता हूं कि आज पुलिस का रोल भी बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? भले ही हम ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी हमको जिस एक्सटेंट तक लीड लेनी चाहिए थी, जिस हद तक हमको कामयाबी हासिल करनी चाहिए थी, शायद उस हद तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक लीडिंग पावर के रूप में इमर्ज कर रहे हैं। पहले क्राइम और क्रिमिनल्स की ट्रैकिंग फिजिकल लीड्स के आधार पर होती थी प्राय, लेकिन अब ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉनिक लीड और एविडेंसेस के आधार पर क्राइम और क्रिमिनल्स के ट्रैकिंग का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। हमें टेक्नोलॉजिकली भी अपडेट अपने को रखना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई जमीन पर हुई थी, आसमान में हुई थी, दोनों हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जहां तक सवाल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटॉमिक वेपन्स का प्रयोग हुआ था, लेकिन उसके बाद 50s से लेकर 90 तक, यानी रशिया के डिसइंटीग्रेशन के पहले कोल्ड वॉर चला था। इसी कोल्ड वॉर के दौरान जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी इजाद हुआ था। और अब एक नया वार चला है, साइबर वार। साइबर स्पेस में दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस वार को छेड़ सकता है। और मैं चाहता हूं कि यह एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और कल ही एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट मुझे हैंड ओवर की है। इस रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 10 वर्षों में साइबर क्राइम की घटनाएं 2400% बढ़ गई है। 2400% बढ़ गई साइबर क्राइम की घटना। यह साइबर क्राइम का जो चैलेंज है, इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए भी हमको अपने को पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकली साउंड रखने की भी आवश्यकता होगी, मैं ऐसा मानता हूं। आपने देखा होगा कि आज के लगभग 10-12 वर्ष पहले की घटना है कि कोई पिक्चर पोस्ट कर दी गई थी फेसबुक के ऊपर, और उसके कारण सारे देश में एक हंगामा खड़ा हो गया था कि एक विशेष कम्युनिटी के लोगों को बर्मा में मार डाला गया। हकीकत यह नहीं थी। थाईलैंड में फ्लड आने के कारण जो है कुछ लोगों की मौत हुई थी। वही पिक्चर उठाकर जो है फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दी गई थी, जिसके कारण भारत के अंदर कई जगह आंदोलन हुए और उसके कारण भारी क्षति भी कई स्थानों पर हुई थी। और मैं समझता हूं कि पहले से ही हम टेक्नोलॉजिकली यदि साउंड होते, वेल इक्विप्ड यदि होते, तो हम ये बता सकते थे ये जो पिक्चर पोस्ट की गई है वो फेक है, इसमें रियलिटी नहीं है। आज टेक्नोलॉजिकली भी हमको अपने को साउंड बनाने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले कहा, चाहे आप आईपीएस प्रोफेशनल्स हों अथवा दूसरे अफसर्स हों, आर्मी को छोड़, आर्मी को पब्लिक में बहुत जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सबका आम जनता के साथ एक संबंध है, आम जनता के साथ। और मैं पुलिस ऑफिसर्स के बारे में कहना चाहूंगा कि कभी कभी कहते थे इस व्यक्ति के प्रति हमारी सहानुभूति है और हमने उस तरीके से इन्हें डील करने की कोशिश की है। हमारा कहना है कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है या आपके पास आता है, सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी की आवश्यकता है।
आप उसकी जगह अपने को रखकर विचार करिए कि किस प्रकार की पीड़ा का, किस प्रकार की कठिनाई का उसे सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि हर पुलिस ऑफिसर के लिए यह आवश्यक है और केवल जनता के साथ ही यह एम्पैथी होनी चाहिए ऐसा नहीं है। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी इसी प्रकार की एम्पैथी की जरूरत है और मैं समझता हूं कि यह ट्रेनिंग भी इस अकेडमी में आपको निश्चित रूप से प्राप्त हुई है। सक्सेस मिलती है, कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई ऑपरेशन है, उसमें हमको सक्सेस मिलती है। मैंने कभी कभी देखा है कि कुछ ऐसे भी अफसर्स होते हैं जो कि सारी की सारी क्रेडिट, भले ही उनका रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट न रहा हो, लेकिन सारी की सारी क्रेडिट वो खुद लेने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई सक्सेस मिलती है, क्योंकि पुलिस की लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो इसकी क्रेडिट खुद ही केवल नहीं लेनी चाहिए, बल्कि क्रेडिट देनी चाहिए तो अपनी पूरी की पूरी टीम को ही यह क्रेडिट देनी चाहिए। यह कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पब्लिक के बीच हमको काम करना है, पब्लिक के बीच काम करना है तो हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए, छोटे मन से हम कभी पब्लिक की सेवा नहीं कर सकते, मन बड़ा होना चाहिए। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। छोटे मन से जनता की सेवा नहीं हो सकती, जनता की सेवा करने के लिए मन बड़ा चाहिए। और तभी वह व्यक्ति जनता की नजरों में बड़ा दिखाई देगा, उसका स्टेचर जनता की नजरों में बड़ा दिखाई देगा। और यह मन का जहां तक महत्व है, मैं मानता हूं कि मन की भावनाओं के कारण ही व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति का मन जितना बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सुख उसे उतना ही अधिक प्राप्त होगा। और जिस व्यक्ति का मन बड़ा होता है वही स्पिरिचुअल होता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। यदि मैं स्पिरिचुअलिज्म की बात यदि कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सिजदा करना यही अध्यात्म नहीं है, यही स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। मन का बड़ा होना यही अध्यात्म है, मन का बड़ा होना यही स्पिरिचुअलिज्म। आप में से अधिकांश लोगों ने कम से कम हाई स्कूल तक तो मैथमेटिक्स पढ़ी ही हो। यदि से मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन में भी आपके सामने इसको पेश करना चाहूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका मन एक सर्किल है और मैं कह रहा हूं कि सर्किल का सर्कमफेरेंस बढ़ाते चले जाइए, उसी प्रपोर्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख बढ़ता चला जाए। यही मैं कह रहा हूं। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफेरेंस ऑफ मन जितना ही छोटा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सुख उतना ही कम होगा। मन की बहुत बड़ी अहमियत। कभी कभी जिंदगी में लोभ भी पैदा हो। कल कार्रवाई करनी पड़ी है होम मिनिस्ट्री के अंदर, चाहे पॉलिटिक्स में हो अथवा दुनिया के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग क्यों हो, जीवन के किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग क्यों हो, मैं यह मानता हूं कि धन की अहमियत सबके लिए है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। व्यक्ति को जीवन में केवल धन के कारण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाई कोई भी काम व्यक्ति क्यों करता है? सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। अल्टीमेट टारगेट तो यही होता है ना कि हम ये काम करेंगे, इससे हमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा।
ध्येय यही रहता है। लेकिन केवल धन से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि बड़े बड़े हमारे यहां कॉर्पोरेट जगत के लोग पड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि उनके घर की माताएं बहनें जाकर मंदिरों में, मस्जिदों में पूजा इबादत क्यों करती है? क्या चाहिए? भगवान ने तो धन दे रखा है, सुख में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों दे रखा? बराबर अपने ध्यान में यह बात रखनी चाहिए, न्यूनतम जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो पूरी होनी चाहिए, वह भी सुख के लिए आवश्यक है। लेकिन बहुत अधिक धन भी यह जिंदगी को बहुत ही कष्टदायी बना देता है। हमारे यहां कहा भी गया है, धनाद धर्म तथा सुखम। जहां धन और धर्म दोनों का समन्वय है, धर्म का मतलब पूजा पद्धति से नहीं है, वही सुख की प्राप्ति है। केवल धन के कारण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह बात भी हमको सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए, और यह बात भी हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि यदि हमको भारत के संविधान ने कोई अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है, पावर यदि दिया है, तो यह देश उन्हीं लोगों को बहुत बड़ा नहीं मानता है, चाहे हम हो चाहे आप। भारत किसको बड़ा मानता है? जो त्याग करता है, जो सेवा करता है, भारत के लोग उसे बड़ा मानते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत सारे किंग हुए, बहुत सारे राजा हुए, तो मैं यदि किसी सवाल पूछूं किसी बच्चे से, तो वह कहेगा कि साहब सबसे ग्रेट किंग कौन कौन हुए हैं, तो बता देगा कि वो हुए हैं, अलेक्जेंडर हुए हैं, नेपोलियन हुए हैं, किंग लुई हुई हैं, चार्ल्स हुए हैं, 20-25 नाम बता देगा। लेकिन यदि आप उससे पूछिए कि क्यों आप उनको बड़ा मानते हो, तो कहेगा कि साहब उनके पास चूंकि एक जो बहुत बड़ी जियोग्राफिकल एरिया पर वो रूल करते थे, और उनके पास एक मिलिट्री पावर सबसे अधिक था, इसलिए उनको हम किंग द ग्रेट मानते हैं, महान राजा मानते हैं। लेकिन भारत में यदि आप किसी से पूछिए कि आप किसको महान राजा मानते हो, किसी छोटे से अपना से बच्चे से पूछिए, तो कहेगा कि हम राजा रामचंद्र को मानते हैं, राजा हरिश्चंद्र को मानते हैं। केवल पावर के कारण, प्रॉस्पेरिटी के कारण कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, यह भारत की विशेषता है। राम और रावण का यदि मैं आपको उदाहरण दूं, राम से अधिक ज्ञान भी रावण के पास था, क्योंकि उन्हें उस समय प्रकांड विद्वान माना गया। राम से अधिक ज्ञानी भी थे रावण। रावण के पास राम से अधिक शक्ति भी थी, बलवान भी थे, और रावण के पास सोने की लंका थी, वह धनवान भी था। यानी रावण राम से धनवान भी थे, बलवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, लेकिन समाज यदि पूजा करता है तो रावण की पूजा नहीं करता है, राम की पूजा। भारत की यह विशेषता है, और इस हकीकत को बराबर अपने सेवा काल में हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम हो चाहे आप हों, मैं मंत्री हूं, आप अधिकारी, आप सब अधिकारी हैं, आप जब भी जनता के बीच में जाएंगे, बराबर यह बात अपने जेहन में होनी चाहिए कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट हैं तो हमें अपनी भी रोजी रोटी चलाने के लिए जो भी वेतन मिल रहा है, जो भी पैसा मिल रहा है, जनता का ही वह पैसा है। यह भाव बराबर मन में बना रहना चाहिए, और मैं समझता हूं इसके कारण कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा होना चाहिए। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जितना संभव है वह कर रहे हैं, लेकिन यह भाव रहना चाहिए कि हमें पब्लिक सर्वेंट के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यह बात यदि अपने ध्यान में रहेगी तो जनता के प्रति जिस जिम्मेदारी के साथ हमें काम करना चाहिए, जिस भाव से जनता की सेवा हमको करनी चाहिए, उसे करने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। एज ए IPS
आईपीएस ऑफिसर अथवा दूसरी सर्विसेज में सिलेक्शन होने के कारण और साथ ही आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त। Guest of honor for today, the Honorable Union Home Minister, Shri Rajnath Singh Sir, Respected Director Ma'am, faculty, staff of National Police Academy, senior officers attending the seminar on national security, basic course on economic offences, judicial officers attending the course on cybercrime, and my fellow probationers of 68RR, a very good afternoon to you all. It is my privilege to propose the vote of thanks on this occasion. I would like to thank our esteemed guest for today, the Honorable Union Home Minister Sir, for having taken time out of his busy schedule and honoring us with his presence. Sir, your message and encouragement regarding the responsibilities that we shall bear in the near future will serve a great reminder to us regarding the reasons why we joined the service. And your message on unity and diversity has struck a special chord in all of us. Sir, we the probationers of 68RR have taken an oath to serve our country as members of the Indian Police Service with all our potential. And your presence and encouraging words have only served to boost our morale and commitment towards our service and the nation. Sir, on behalf of 68RR and Sardar Vallabhbhai National Police Academy, I thank you immensely for giving us the pleasure of having you with us on this day and inspiring us with your presence. Thank you, sir. Now I request our Director Ma'am to present a memento to Sir as a token of our gratitude.